दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कोडलैंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सी लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में। हमारे पहले वीडियो में हमने देखा था कि सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सी लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में। दोस्तों, हमें इस लैंग्वेज के फीचर्स पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में जानते हैं तो हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस लैंग्वेज को चूज करने के लिए आसानी होती है, और हमारी रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए उस लैंग्वेज के कौन से फीचर है उस फीचर को हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ अ सी लैंग्वेज। ओके, तो आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में। ओके, तो सी लैंग्वेज के थोड़े बहुत सारे फीचर्स है, हम सारे फीचर्स को देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर हम लेंगे सी लैंग्वेज इज अ प्रोसीजरल। ओके, प्रोसीजरल। ओके, तो सबसे पहला फीचर यहाँ पे हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ओके, बहुत बार एग्जाम में आता है कि सी इज अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीजर, ये शब्द बहुत बार आता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय प्रोसीजर इन सी लैंग्वेज। ओके, तो प्रोसीजर का मीनिंग क्या होता है कि जो भी हमारा कोड है सी लैंग्वेज का, हम कोड लिखते हैं, उस कोड को हम किसी यूनिट के अंदर रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, प्रोसीजर लैंग्वेज का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ अ कोड, यूनिट ऑफ अ कोड। तो यहाँ पे हम उसको कह सकते हैं एक कोड का यूनिट है, मीन्स हमारा हमें जो भी कुछ कोड लिखना है तो हम उस कोड को अलग अलग यूनिट में रख सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारा पूरा एक फंक्शनलिटी है, यहाँ पे जो भी फंक्शनलिटी हमें इम्प्लीमेंट करना है ये हमारी फंक्शनलिटी है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ब्रेक डाउन करेंगे अलग अलग स्मॉल फंक्शनलिटी में। ओके, अलग अलग स्मॉल फंक्शनलिटी में हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, और इस स्मॉल फंक्शनलिटी सेपरेट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ओके, फिर सारी फंक्शनलिटी को कंबाइन करके हम हमारी मेन फंक्शनलिटी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी कोड है हमारा, उस कोड को हम छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करेंगे। ओके, और उस हर एक ब्लॉक कोड का एक पर्पज होगा कि वो उसी पर्पज के लिए वो कोड काम करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रोसीजरल। ओके, तो प्रोसीजरल में क्या होता है कि आपका एक कोड होता है, एक कोड को किसी यूनिट के अंदर रखा जाता है। यूनिट के अंदर मीन्स वो कोड का एक ब्लॉक बनाया जाता है, और उस कोड का उसी ब्लॉक के रिलेटेड फंक्शनलिटी वो काम करता है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, अभी फॉर एग्जांपल मैं इसी एग्जांपल को अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे मानो हमें कैलकुलेटर बनाना है, क्या बनाना है, कैलकुलेटर। ओके, अब जैसे भी हमें कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेटर को ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड में। ओके, तो यहाँ पे हम एक कोड बनाएंगे एडिशन का। ओके, यहाँ पे बनाएंगे सब्ट्रैक्शन का, यहाँ पे बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पे बनाएंगे डिवीजन का। तो यहाँ पे देखो हमने स्मॉल स्मॉल फंक्शनलिटी के हिसाब से क्या क्या है, अलग अलग कोड बनाया। तो ये कोड हो गया हमारा कोड 1, यहाँ पे ये कोड हो गया हमारा कोड 2, ये कोड 3, और ये यहाँ पे हो गया कोड 4। ओके, तो हर एक कोड उसी फंक्शनलिटी को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये सारा कोड हम एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम हमारे कोड को किसी ब्लॉक के अंदर रखेंगे, और उस ब्लॉक को हम जब चाहे तब उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि वो कोड जो उस ब्लॉक में लिखा है वो उसी फंक्शनलिटी को पूरा करेगा, ना कि पूरे एप्लीकेशन कोड को एक साथ हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस टाइप का जो भी सिनारियो होता है उसी को बोलते हैं प्रोसीजरल। ओके, तो जो भी प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है उसके अंदर आपका जो कोड होता है, उस कोड को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हो, छोटे छोटे हिस्सों में कोड को लिखते हो, और उस कोड छोटे छोटे कोड का एक पर्पज होता है, वो उसी पर्पज के लिए काम करता है।
और जब चाहे उस कोड को आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, ना कि आपके एप्लीकेशन का सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट करते हो। ओके, तो इस टाइप की जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोसीजरल बोलते हैं। ओके, तो ये प्रोसीजरल में हमें पता चला है अभी कि प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि हमारा कोड जो होता है किसी ब्लॉक के अंदर या यूनिट के अंदर हम लिखते हैं और उस यूनिट को हम एग्जीक्यूट करते हैं जब हमें उसकी जरूरत हो तब। और वो यूनिट ऑफ कोड फोकस करता है सिर्फ जिस फंक्शनलिटी के लिए उसको हमने यूनिट के अंदर रखा है। तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज इसका यूज करता है यूजिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर इसका मतलब होता है ब्लॉक, और सेकंड होता है फंक्शन। ओके, तो सी लैंग्वेज क्या करता है, इस प्रोसीजरल फीचर का यूज करने के लिए मैकेनिज्म कौन सा यूज करता है, एक यूज करते हैं प्रोसीजर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स बोलते हैं। एक ब्लॉक के अंदर हम कोड लिखते हैं और वो कोड उसी ब्लॉक के अंदर रन होता है और उस कोड का एक पर्पज होता है जिसके लिए हमने उस कोड को एक ब्लॉक के अंदर रखा है। ठीक है। सेकंड, सी लैंग्वेज यूज करता है फंक्शन का। तो फंक्शन के अंदर हम स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए उसी टास्क के रिलेटेड कोड लिखते हैं और उसको जब चाहे तब उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस टाइप का जो भी फंक्शनलिटी होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका जो प्रॉब्लम है ये उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, फिर उस हिस्सों में छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करो और उस ब्लॉक के अंदर कोड लिखो और वो कोड उसी ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट होगा और उसका एक फंक्शनलिटी होगा, उसी फंक्शनलिटी को कंप्लीट करेगा और आप उसको जब चाहे तब उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ना कि पूरे कोड को एक साथ रन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोसीजर लैंग्वेज। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो अब उसके बाद है सी लैंग्वेज का दूसरा फीचर है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सी इज अ स्ट्रक्चर्ड। ओके, सो बहुत बार आपने भी सुना होगा कि सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ओके, अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रक्चर इज अ सबसेट ऑफ अ प्रोसीजर। तो मानो यहाँ पे आपकी प्रोसीजर है, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं, या फिर यूनिट ऑफ कोड। मीन्स एक कोड होता है स्मॉल, जो कि हमने किसी उसको सेपरेट रखा है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसीजर है यहाँ पे, प्रोसीजर। और यहाँ पे स्ट्रक्चर इज अ सबसेट ऑफ अ प्रोसीजर। स्ट्रक्चर क्या है, इज अ सबसेट ऑफ प्रोसीजर, सबसेट ऑफ प्रोसीजर। ओके, अभी स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज के अंदर एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि सी इज अ स्ट्रक्चर्ड। मतलब प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि हम किसी कोड को किसी ब्लॉक के अंदर रखते हैं और उस कोड का पर्पज उस ब्लॉक के रिलेटेड ही होता है कि हम उतना ही पर्पज के लिए उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। सेकंड, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो भी कोड हमने ब्लॉक के अंदर लिखा है, रखा है, उस कोड को हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, उस कोड को प्रॉपरली हम लिखे मेंटेन करने के लिए। और स्ट्रक्चर का मीनिंग और अलग तरीके से होता है, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस कोड को हम अच्छा ब्लॉक ब्लॉक में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करता है आपको, आपका कोड किसी प्रोसीजर के अंदर कोड है आपका। ठीक है, मीन्स आपने किसी प्रोसीजर लिखी है, मीन्स एक सेपरेट कोड लिखा है। ओके, अब इस कोड के अंदर वो कोड सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि प्रोसीजर के अंदर सारा कोड सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी कोड हमने प्रोसीजर के अंदर लिखा है, उस कोड को हम एक स्ट्रक्चर असाइन करते हैं। ओके, उस कोड को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि ताकि उस कोड उस स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट हो सके। तो स्ट्रक्चर में कैसे कि हम कुछ ब्लॉक्स लिख सकते हैं। ओके, प्रोसीजर के अंदर खुद ब्लॉक बना सकते हैं, सेपरेट सेपरेट ब्लॉक के अंदर सेपरेट सेपरेट कोड रख सकते हैं, एक हो गया। सेकंड हो गया, जो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, उस कोड को हम सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करते हैं, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी कोड है उस प्रोसीजर के अंदर है, उसको सीक्वेंशियली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो भी कोड है प्रोसीजर के अंदर, उस कोड को हम कंडीशनली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंडीशनली। और उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शंस।
सिलेक्शन। ओके, मतलब क्या होता है कि जो भी कोड हमारा प्रोसीजर के अंदर एग्जीक्यूट होने वाला है, ओके, उस कोड को हम स्ट्रक्चर असाइन करते हैं। इसका मतलब उस कोड को हम अलग अलग स्ट्रक्चर में रखते हैं, जैसे कि ब्लॉक यूज करते हैं। सेकंड, हम उस कोड को सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर उस कोड को हम कंडीशनली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि वहां पे कुछ कंडीशंस वगैरह हम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारा अलग अलग कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोसेसर होता है वो जो भी कोड है हमारा उसको सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है। जो भी कोड है इसको वन बाय वन सीक्वेंशियली वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या करता है कि हमारे कंट्रोल फ्लो जो होता है प्रोसेसर का, उस फ्लो को कंट्रोल करता है। फ्लो को कंट्रोल करता है मतलब क्या, कि प्रोसेसर का फ्लो क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन वन बाय वन वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो उस फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं, मीन्स उस एग्जीक्यूशन वन सीक्वेंसली हो रहा है उसको हमारे हिसाब से उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, जैसे कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन। ओके, मीन्स हमारे दो कोड है, दो कोड कोड अलग अलग है, तो साइमल्टेनियसली दोनों एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन सम कंडीशन दोनों में से किस कोड को एग्जीक्यूट करना है, इस तरह की फैसिलिटी ये स्ट्रक्चर्ड फीचर्स प्रोवाइड करता है सी लैंग्वेज का। तो उसके लिए सी लैंग्वेज ने इफ एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड किए, हम वो आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर के बाद आता है फोर्थ पॉइंट, आता है लूपिंग। फोर्थ पॉइंट आता है लूपिंग। तो सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज हमें लूपिंग प्रोवाइड करता है, मतलब किसी एक कोड को या किसी एक कोड ब्लॉक को हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं अनटिल आवर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई। ओके, जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती तब तक हम क्या करेंगे, उस कोड को क्या करेंगे, कॉल एग्जीक्यूट करेंगे, उस ब्लॉक ऑफ कोड को, मीन्स उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया जाता है उसी लैंग्वेज का फीचर है, उसी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चर लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर में क्या आता है, जो भी हमारा कोड है, ओके, जो कोड है हमारा जो कि प्रोसीजरल कोड है, मीन्स हमने उसको किसी फंक्शन के अंदर लिखा है, कोड को किसी ब्लॉक के अंदर लिखा है, तो उस कोड को हम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक्स। उस कोड को सीक्वेंशियली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर उस कोड को कुछ कंडीशनली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर उसको लूपिंग का यूज करके भी उस कोड को हम यूज कर सकते हैं। तो वी आर प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर टू दैट कोड फॉर द एग्जीक्यूशन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर फीचर जो होता है ये कोड एग्जीक्यूशन के रिलेटेड फीचर होता है, कि हम नॉर्मली कंट्रोल फ्लो जो है हमारे प्रोसेसर का सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का, उस फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्ड फीचर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर। तो ये बात थोड़ी कॉन्सेप्चुअली है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी ये चीज ध्यान में नहीं बैठती तो आगे आगे जैसे हम लैंग्वेज के फीचर्स यूज करेंगे, कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आपके समझ में आएगा कि ये किस तरीके से चीजें हो रही है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि जो भी हमारा कोड लिखा है हमने किसी फंक्शन के अंदर एज अ प्रोसीजर बोल के, तो उस कोड को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे सीक्वेंशियली या किसी ब्लॉक में रखकर, या फिर उसको कंडीशनली और उसको लूपिंग का यूज करके उस कोड को हम अलग अलग तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके उस स्ट्रक्चर में इस कोड को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो फीचर था हमारा, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। अब थर्ड है इसका फीचर, सी इज द मिडल लेवल लैंग्वेज। ओके, सो इस थर्ड वन फीचर है इसका, सी इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज। ओके, सो अब मिडल लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैटेगराइज किया है अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि यहाँ पे तीन तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर एक है उसका लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल। नंबर दो होता है मिडल लेवल, और नंबर तीन होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो ये तीन कैटेगरी में लैंग्वेज को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो होता है लो लेवल लैंग्वेज, इसके अंदर आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज, ओके, और जैसे कि बाइनरी। सो लो लेवल का मतलब क्या होता है कि ऐसी लैंग्वेज की वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन कर सके, उस लैंग्वेज को लो लेवल बोला जाता है, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करती है, इसको हार्डवेयर से के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे इंटरमीडिएट लेयर से गुजरना पड़ता है ताकि उसका ट्रांसलेशन हो सके। तो इस तरीके की जो भी लैंग्वेज है, जैसे कि उनको कहा जाता है जावा, पाइथन, पीएचपी,
एक्सेट्रा। ओके, तो ये लैंग्वेज जो होती है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब सी लैंग्वेज ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मतलब ये हाई लेवल भी नहीं है और लो लेवल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लैंग्वेज ह्यूमन को भी अंडरस्टैंड होती है और डायरेक्टली हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट करती है। तो जैसे कि मानो ये हमारा हार्डवेयर है, मीन्स ये हमारा कंप्यूटर है। अब इसको कंप्यूटर की हार्डवेयर की फंक्शनलिटी हमें एक्सेस करना है, तो हम कंप्यूटर को क्या करेंगे, यहाँ पे होगा हमारा सी लैंग्वेज और यहाँ पे होगा हमारा यूजर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये लैंग्वेज सी लैंग्वेज यूजर को भी अंडरस्टैंड होती है और ये डायरेक्टली कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकती है। तो इसलिए इसको क्या कहा है, मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा गया है। क्या कहा है, मिडिल लेवल, क्योंकि मिडिल लेवल लैंग्वेज यूजर को भी समझ में आती है और कंप्यूटर से भी वो अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करती है। दैट्स व्हाई सी इज कॉल्ड एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सेकंड थर्ड लेवल है इसका, सॉरी फोर्थ है फीचर पोर्टेबल। ओके, पोर्टेबल। ओके, तो सी लैंग्वेज इज अ पोर्टेबल। इसका मतलब क्या होता है कि मानो एक कंप्यूटर है, यहाँ पे ये कंप्यूटर के अंदर हमने क्या किया है, सी लैंग्वेज में कोड किया है यहाँ पे। ओके, और इस कोड को हम जब कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद जैसे हम कंपाइल करते हैं तो इसका एक मशीन कोड बनता है 11000001, ऐसा कोड बनता है कि उसे कंप्यूटर क्या करे, अंडरस्टैंड करे, कंप्यूटर क्या करे, अंडरस्टैंड करे। ओके, तो हमने क्या किया, यह है हमारी मशीन ये। तो एक मशीन पे हमने कोड को कंपाइल किया है, तो इस कोड को हम लेके किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत हमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, थोड़े से मॉडिफिकेशन हमें इसके अंदर करने पड़ेंगे, ताकि फुल्ली जो कोड है एक मशीन पे कंपाइल किया हुआ वो दूसरे मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं होता। बिकॉज ये जो कंपाइलेशन कोड होता है, ये कोड मशीन डिपेंडेंट होता है, मतलब जिस मशीन पे कंपाइल किया है उसी मशीन के को वो अंडरस्टैंड होता है। कभी कभी मशीन का हार्डवेयर, अगर हार्डवेयर आर्किटेक्चर चेंज होता है तो ये कोड भी चेंज होता है। तो यहाँ पे सी इज पोर्टेबल है, लेकिन फुली पोर्टेबल नहीं है, लेकिन उसको पोर्टेबल कहा गया है कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके आप एक मशीन पे कंपाइल किया हुआ कोड दूसरे मशीन पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, सो दिस फीचर इज नोन एज अ पोर्टेबल। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे है फिफ्थ पॉइंट है, सी इज एफिशिएंट। एफिशिएंट, ओके, सो सी इज एफिशिएंट। अब एफिशिएंट का मतलब क्या है कि सी लैंग्वेज का यूज करके हम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं और हम हार्डवेयर के अंदर लो लेवल पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे हम हार्डवेयर का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और उससे हम सॉफ्टवेयर का भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए सी को कहा गया है सी इज एफिशिएंट। अब ये पॉइंट थोड़ा सा बहुत ही डीप पॉइंट है, लेकिन इसके फीचर्स अगर हम इस पॉइंट के बारे में देखें तो थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन उतना कोई हमें ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आप ये दिया है कि ये बहुत इफिशिएंट लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि ये कंप्यूटर रिसोर्स को एक्सेस करके आपको एक ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करती है कि आप ऑप्टिमाइजेशन कोड करके आप अपने मशीन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, या फिर आप जिस सॉफ्टवेयर बना रहे हो उस सॉफ्टवेयर को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, या फिर जिस टाइप की जो फंक्शनलिटी आप प्रोवाइड करना चाहते हो उस फंक्शनलिटी का परफॉर्मेंस भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो इसी की वजह से इसी को कहा गया है सी इज अ एफिशिएंट कहा गया है। ओके, सो अभी यहाँ पे 6 पॉइंट है, सिंटैक्स सिंप्लिसिटी। ओके, अब सिंटैक्स सिंप्लिसिटी में क्या होता है कि सी लैंग्वेज का कोड करने के लिए हमें स्पेसिफिक कोड का एक सिंटैक्स दिया हुआ है कि आप उस कोड का एक स्पेसिफिक सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को ही फॉलो करो और उसी के हिसाब से कोड करो, ताकि आपको कोडिंग करने में सिंपल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिंटैक्स सिंप्लिसिटी, तो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंटैक्स सिंटैक्स का मतलब होता है फॉर्मेट, फॉर्मेट और रूल्स। ओके, आपको कुछ कोड करने के लिए उस कोड का एक फॉर्मेट होता है, उस कोड का एक रूल होता है। तो उसका सिंटैक्स सिंप्लिसिटी मीन्स उसके रूल्स एंड फॉर्मेट क्लियरली मेंशन किए वाले हैं
कि आप उस फॉर्मेट को, रूल को यूज करके आप अच्छी तरह से कोडिंग सीख सकते हो और आप अच्छी तरह से कोडिंग उसके अंदर कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे 7 पॉइंट है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड ओके, अब ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि सी लैंग्वेज ने कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड की है। मीन्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब होता है कि हमें इनबिल्ट कोड प्रोवाइड किया है कि वो आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आप डायरेक्टली, हमने ये कोड आपको दिया है, स्टैंडर्ड कोड है। मीन्स स्टैंडर्ड कोड का मतलब होता है कि आपको वो कोड की ज़रूरत बार बार होती है। ओके, नॉर्मल ऑपरेशन करने के लिए आपको मीन्स नॉर्मल जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, तो उसी को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो कि कॉमन ऑपरेशन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उन्होंने एक इनबिल्ट कोड प्रोवाइड किया, हमें हमें कुछ नहीं करना है, जो उस कोड को यूज करना है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा कोड, एक रिपोजिटरी होती है कोड की, वो हमें प्रोवाइड किए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी कॉमन आपके ऑपरेशन है, फंक्शनलिटी है, उसके ऊपर आपको ऑपरेशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज करके आप उसको अचीव कर सकते हो। जैसे कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कुछ आपके आईओ ऑपरेशन हो सकते हैं। आईओ जैसे कि आपको कुछ मैसेज प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो ये तो कॉमन ऑपरेशन है, मैसेज तो प्रिंट, स्क्रीन पे प्रिंट ही करना पड़ता है, चाहे आप कौन सा भी सॉफ्टवेयर बनाओ। ओके, उसके बाद आपको कीबोर्ड से कुछ डेटा लेना है, तो आप इनपुट ले सकते हो कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। इस टाइप के ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने के लिए उन्होंने, सी लैंग्वेज ने हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड की है। तो इस लाइब्रेरी का यूज करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अंदर और है, जैसे कि हमारे प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को हमें मैनिपुलेट करना होता है, तो डायरेक्टली हम स्ट्रिंग के रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ओके, तो ये सारे होते हैं, सी लैंग्वेज ने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, तो इसका यूज करके हम जो भी कॉमन ऑपरेशन है वो कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो सी लैंग्वेज ने ये हमें प्रोवाइड किया है। ओके, तो उसके बाद आता है पॉइंटर। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फीचर नंबर 8, पॉइंटर। ओके, तो सी लैंग्वेज का सबसे पावरफुल जो कंसेप्ट है, फीचर है, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर। क्योंकि इसी फीचर के वजह से सी लैंग्वेज एक हार्डवेयर के साथ काम करती है। इसी फीचर्स की वजह से सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि हार्डवेयर के साथ हमें इंटरेक्शन करना है, हार्डवेयर की फंक्शनलिटी को हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा यूज करना है, तो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ये जो फीचर है पॉइंटर, इसी की मदद से ही हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि जो भी हार्डवेयर होते हैं, हर हार्डवेयर का एक मेमोरी एड्रेस होता है, हार्डवेयर को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके मेमोरी एड्रेस से, और पॉइंटर के थ्रू हम डायरेक्टली किसी मेमोरी एड्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं और उससे उस हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर, ये फीचर है सी लैंग्वेज का, इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर है, तो हम आगे इसके चैप्टर पे प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, तो पॉइंटर ये बहुत ही बड़ा फीचर है सी लैंग्वेज का, और पॉइंटर जो होता है ये मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, तो इसके यूज करके सी लैंग्वेज हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता है। तो यही पॉइंटर फीचर सी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बनाता है। ओके, तो इसके बाद अगला फीचर है यहाँ पे मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी ओके, अब सी लैंग्वेज का और एक फीचर यहाँ पे है कि मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि अब आपका कोड जो है, हमारा जो भी हमारे एप्लीकेशन में थाउजेंड्स ऑफ लाइन, लैक्स ऑफ लाइन कोड हो सकता है, इससे डिपेंड ऑन हावर फंक्शनलिटी, कि हमारे एप्लीकेशन की कितनी बड़ी फंक्शनलिटी है, उसके हिसाब से हमारा कोड बहुत बड़ा बनता है। तो हमारा बहुत सारा कोड को हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ओके, कोड को क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज, सो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि हमें कोड को सेपरेट सेपरेट करके रखना पड़ता है। मीन्स मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी हमें बनाना पड़ता है, मतलब कोड को हमें वेल स्ट्रक्चर में लाना पड़ता है, अलग अलग फाइल्स में रखना पड़ता है, अलग अलग
फंक्शन के अंदर कोड को रखना पड़ता है ताकि हम उसका अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर सके, और जब चाहे उसी फंक्शन उसी मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करके उसी कोड को हम यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह का जो भी है ये फीचर होता है मॉड्यूलरिटी, क्योंकि हमारा कोड ऑर्गेनाइज होता है किसके अंदर, फाइल्स, उसी को हम बोलते हैं मॉड्यूल, और सेकंड होता है फंक्शंस, ओके, जिसी को हम बोलते हैं प्रोसीजर। तो हमारा जो भी कोड है हम अलग अलग फाइल के अंदर उसको रख सकते हैं, फाइल के अंदर अलग अलग फंक्शन बना के उसके अंदर रख सकते हैं, और उस जिस फाइल की हमें ज़रूरत है, जिस फंक्शन की ज़रूरत है, उसी को हम हमारे प्रोग्राम में लेकर हमारा काम कर सकते हैं। तो मॉड्यूलिटी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू डेवलप लाइब्रेरी। ओके, हमें कुछ खुद की लाइब्रेरी बनानी है, मीन्स खुद के इनबिल्ट कोड बनाना है किसी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ताकि उस कोड को कोई भी रीयूज करे बार बार। तो इस तरह की जो भी कोड हमें बनानी है उसी को हम बोलते हैं लाइब्रेरी बोलते हैं, और इस तरह की लाइब्रेरी हमें बनानी है तो हमें मॉड्यूलरिटी का यूज करना पड़ता है, क्योंकि मॉड्यूलरिटी हम हमारा कोड अलग अलग फाइल के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, रखते हैं, और जिस फाइल की जरूरत है उसी को हम इंपोर्ट करेंगे और उसका यूज करेंगे, ना कि सारा कोड एक साथ हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो ये जो फीचर हमारा हो गया इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलरिटी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है एक्सटेंसिबिलिटी, फीचर नंबर 10, एक्सटेंसिबिलिटी। ओके, अब एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या है कि हम किसी चीज को बढ़ाते हैं, एक बार चीज बनने के बाद हम उसको बनने के बाद भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारा एक्सटेंशन बोर्ड होता है, जैसे कि हमारा एक प्लग होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम उस प्लग को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सब एक्सटेंशन हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, मतलब क्या होता है कि हम एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी चीज बनी है, उस चीज को हमें बढ़ाना है। ओके, तो सी लैंग्वेज को भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी कुछ लाइब्रेरी प्रोवाइड की है हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए, लेकिन हम कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को भी उसके अंदर ऐड करके हम हमारी फंक्शनलिटी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि हम ये सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को बनाने के लिए अलग अलग फंक्शनलिटी हमें चाहिए, ये फंक्शनलिटी हमें सी लैंग्वेज ने प्रोवाइड की है, लेकिन हमें कुछ अलग तरह की फंक्शनलिटी चाहिए जो कि सी लैंग्वेज के अंदर वो नहीं है। तो उसका जो कोड है हम उस कोड को किसी दूसरे दूसरे वेंडर से, या जिस किसी ने कोड को बनाया है किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए, तो उस कोड को हम हमारे सी लैंग्वेज के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करके हमारा काम कर सकते हैं। मतलब हम हमारे सी लैंग्वेज के अंदर एक्सटेंसिबिलिटी कर रहे हैं, लैंग्वेज को एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं लैंग्वेज को। ओके, बढ़ाने का मतलब यही होता है कि जो फीचर लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शनलिटी नहीं है, तो वो फंक्शनलिटी हम किसी और से ले सकते हैं जिसने उसको ऑफर किया है। ओके, जैसे मानो कि हम कोई एक्सेल फाइल पे काम करते हैं, तो हमें तो एक्सेल पे तो कुछ एक्सेल का तो कोई पता नहीं होता, लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट जो है जिसने एक्सेल बनाया वाला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उसी ने उसके रिलेटेड कुछ एपीआईज और कुछ लाइब्रेरी बनाए कि उसका यूज करके आप एक्सेल के काम कर लो। तो उस टाइप की लाइब्रेरी आप अपने सी लैंग्वेज के अंदर इंपोर्ट करके आप उसको उस काम को कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है। ओके, तो सी लैंग्वेज इज एक्सटेंसिबल, इसका मतलब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो होती है उसका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने सी लैंग्वेज के अंदर, और अपना काम आप कर सकते हो अगर सी लैंग्वेज के अंदर वो फंक्शनैलिटी और वो फीचर्स नहीं है। ओके, और उसके बाद है सी लैंग्वेज फास्ट एग्जीक्यूशन। ओके, तो सी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है क्योंकि उसका जो भी सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज के अंदर बनते हैं वो वेरी फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं हार्डवेयर के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लैंग्वेज डायरेक्टली हार्डवेयर, हमारे सॉफ्टवेयर का जो कोड है डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस करके उसके ऊपर वो एग्जीक्यूट करता है, वो किसी इंटरमीडिएट कोड का सहारा नहीं लेता, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट कोड का सहारा लिए तो हमारा कोड एग्जीक्यूशन होने में, ट्रांसलेट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, मीन्स थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है,
तो ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है क्योंकि ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ वर्क करता है, तो डायरेक्टली हार्डवेयर को कमांड देता है, ना कि किसी और को बोल के कमांड हार्डवेयर को देता है। जैसे कि मानो यहाँ पे ये हमारा कंप्यूटर है यहाँ पे, और इसकी अंदर एक मिडल सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, इसको हम मिडलवेयर से यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है। ओके, तो जैसे भी हमें एप्लीकेशन कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करना है, कंप्यूटर को कमांड देनी है, तो ये मिडल सॉफ्टवेयर से गुजर के यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी एग्जीक्यूशन स्लो होता है। एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्लो होता है। ओके, तो ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेज में इस तरीके का ही होता है, और हाइब्रिड एप्लीकेशन जो होते हैं तो वहाँ तक पे तो यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, क्योंकि एप्लीकेशन हाइब्रिड होता है और वो हार्डवेयर पे रन होने के लिए बहुत सारे टूल्स का सहारा लेके हार्डवेयर तक कमांड भेजता है, उसके अंदर वो परफॉर्मेंस का लो होता है। तो फास्ट एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि ये हमारा कंप्यूटर है यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली हमारा सी लैंग्वेज है, और यहाँ पे हमारा जो भी एप्लीकेशन है। ओके, सो सॉरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा सी लैंग्वेज में बना हुआ एप्लीकेशन है। ये डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, ताकि इसके अंदर जो भी ये लेयर है, ये लेयर में कन्वर्जन होने का टाइम क्या होता है, रिड्यूस होता है, और ये डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट करके हमारे सॉफ्टवेयर को फास्टली एग्जीक्यूट करता है हमारे हार्डवेयर के ऊपर। तो इसीलिए सी लैंग्वेज को कहा जाता है इट इज़ द फास्ट एग्जीक्यूशन, बिकॉज जहाँ पर भी हाई कंप्यूटेशन रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं या फिर यूआई रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं, तो वहाँ पे ऑलवेज सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। चाहे आप जावा यूज करो, पाइथन तो पूरी सी लैंग्वेज में बनाई है, जावा की भी एपीआई कुछ है वो सी लैंग्वेज में ही बनाए गए हैं। ओके, तो जहाँ पर भी हार्डवेयर रिलेटेड कोई भी फंक्शनलिटी आपको चाहिए, तो वहाँ पे ऑलवेज सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, चाहे वो कौन सी भी लैंग्वेज हो। ओके, सो अभी इसके पास लास्ट फीचर है यहाँ पे लीगेसी सपोर्ट। यहाँ पे लीगेसी सपोर्ट। ओके, लीगेसी सपोर्ट। अब ये लीगेसी सपोर्ट जो बात है, अब लीगेसी का मतलब क्या है, होता है कि इसे ओल्ड। लीगेसी का मतलब क्या होता है, ओल्ड होता है, जो कि पुराने वाले। ओके, अब लीगेसी सपोर्ट क्या है कि सी लैंग्वेज ये बनी है अर्ली 1970, अर्ली 1970। तो आज की मॉडर्न लैंग्वेज जो है वो तो 1970 के बाद ही डेवलप हुई है, लेकिन फिर भी ये लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज का सपोर्ट लेती है, क्योंकि जो भी कोई लैंग्वेज है उसको काम करने के लिए हार्डवेयर के रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन चाहिए तो वो सी लैंग्वेज का ही सपोर्ट लेती है। सी लैंग्वेज में ही उसके सारे फंक्शनलिटी को डेवलप किया जाता है, और सी लैंग्वेज के जरिए वो उसका काम पूरा करती है। तो लेगेसी सपोर्ट का मतलब यही होता है कि जो भी कोई नई लैंग्वेज है, नई टेक्नोलॉजी है, वो सी लैंग्वेज के साथ क्या है, कंपैटिबल है। क्या है, कंपैटिबल है, कंपैटिबल विथ सी लैंग्वेज। ओके, सी लैंग्वेज के साथ वो कंपैटिबल है। मतलब सी लैंग्वेज कंपैटिबल क्यों है, क्योंकि उनको पता है कि यार सी लैंग्वेज के सिवाय उसका काम नहीं होता, तो हमें सी लैंग्वेज के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी और हमें उसके साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज को पहचानती है और उसके साथ मिलकर काम करती है, और इसी को बोला जाता है लीगेसी सपोर्ट। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मैंने ये कॉन्सेप्ट पूरे डीप में नहीं आपको पूरे बताया, मैंने सिर्फ आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड है, और एक एक फीचर हम थ्रू आउट दिस प्रोग्रामिंग मीन्स इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम एक एक कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग के जरिए इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसको अच्छे से अच्छे बेटर तरीके से उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, और गाइज आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लो। वीडियो बड़े है, लेकिन वीडियो की साइज बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े वीडियो छोड़ के छोटी छोटी चीज़ें आप देखने लग जाते हो। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि हमारी वीडियो जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारा मीन्स कॉन्सेप्चुअल आपको कंटेंट मिलेगा। ओके, सो दैट्स डिपेंड ऑन यू वेदर यू हैव टू वॉच द वीडियो होल और नॉट। जस्ट मैं एक आपके लिए बता रहा हूँ कि कंटेंट ओरिएंटेड हम काम कर रहे हैं, हम लाइव लेक्चर जैसा आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट डीप होता है, और 10-5 मिनट के वीडियो में आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो अगर आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है, अच्छा डेवलपर बनना है, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं है और इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है।
चीज़ डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम उसको प्रॉपर तरीके से अगर उसके अंदर काम करेंगे, उसको सीखेंगे, तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर अस। ओके, तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो के बारे में कुछ हेल्प होती है नहीं होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारा नॉलेज, हाँ, सोसाइटी के लिए, तो ये सच में वैल्यूएबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हमें हमारे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, या फिर कुछ भी। फीडबैक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो गाइज योर फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम फॉर अस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे आगे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और मास्टर लेवल पे सीखेंगे। ओके गाइज, सो तब तक के लिए गुड बाय।